नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली 8 दिसंबर को यह तय हो ही गया कि गुजरात में बीजेपी की सरकार फिर से आ रही है। यानी कि मोदी जी की बात गुजरात की जनता ने फिर से सुन ली है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस से अलग एक तीसरे ऑप्शन के रूप में अपनी दावेदारी पेश की थी और उन्होंने सूरत के कुछ खास एरियाज में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये लोग भी 32 साल के बीजेपी के इस किले में सेंध नहीं लगा पाए। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले कितने सालों से कांग्रेस यहां से गायब है? आम आदमी पार्टी की बात तो आप छोड़ दीजिए, वो तो अभी नई है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पिछले कितने सालों से कांग्रेस पार्टी गुजरात की सत्ता से बाहर है? गुजरात बनने से लेकर अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सत्ता की हिस्सेदारी कितनी रही है और कैसे गुजरात को बीजेपी ने कांग्रेस के हाथों से छीन लिया? आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर बात करें। और आखिर कैसे पिछले 30 सालों से बीजेपी ने गुजरात की सत्ता पर राज किया है और कांग्रेस को एक बार भी मौका नहीं दिया। आ गुजरात में बनाव्यू छे, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान वलसाड में दिया था, जो कि गुजरात का एक जिला है। आ गुजरात, आ गुजरात। इस नारे को लगवाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। दरअसल इस चुनाव के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि जब विपक्षी पार्टियों ने गुजरात की सरकार पर आरोप लगाते समय कई बार पूरे के पूरे गुजरात को ही आड़े हाथों ले लिया और भाजपा ने विपक्ष की इसी गलती को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और हर जगह पर उन्होंने क्लेम करने की कोशिश की कि कैसे विपक्षी पार्टियों को गुजरात की असली समझ ही नहीं है। गुजरात यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का वो राज्य जो विकास के पायदान पर काफी ऊंचा नजर आता है। ऐसा राज्य जहां पर पिछले 27 सालों से बीजेपी राज कर रही थी और इस बार भी उसने अपनी जीत का डंका बजाया है। इस बार का चुनाव देखने में तो टफ लग रहा था, लेकिन जब इसके आंकड़े सामने आए तो ये पिछली बार से भी ज्यादा आसान चुनाव बीजेपी के लिए लगा। 2017 में बीजेपी के खिलाफ सोशल इंजीनियरिंग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पटेल समुदाय से हार्दिक पटेल, ओबीसी समुदाय से अल्पेश ठाकुर और SC/ST समुदाय से जिग्नेश मेवाड़ी को खड़ा किया था। लेकिन इन सबके बावजूद बीजेपी ने कड़ा मुकाबला किया और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि उस बार की ये जीत 2012 की जीत के मुकाबले छोटी थी, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने अपनी एक मजबूत बढ़त दिखाई थी। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखा। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस कहीं से भी चुनाव में मैदान में थी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जो कि एक तीसरा विकल्प बनने की राह पर थी, उसने बीजेपी का काम और भी आसान कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सीटों को कम करने का काम किया है, ना कि बीजेपी को हराने। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव जीतने के लिए दो फैक्टर जरूरी हैं। पहला आपकी ताकत और दूसरा विपक्षियों की कमजोरी, और बीजेपी ने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। वैसे जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं, बीजेपी कभी ऐसी नहीं थी। एक ऐसा भी समय था जब 182 सीटों वाली गुजरात में बीजेपी के पास 10 सीटें भी मुश्किल से आ पाती थी। कभी 9 या कभी 11 पर ये सीटें अटक जाती थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से पिछले 30 सालों से कोई भी पार्टी इसे चैलेंज भी नहीं कर पा रही है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1980 के दशक में। साल 1987-88 में रामशिला की पूजन यात्रा हुई। ये वही दौर था जब कांग्रेस पर बोफोर्स के घोटाले का आरोप भी लगा। यही नहीं, इसी समय पर बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। इन सभी बातों का निचोड़ ये निकला कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी की एक लहर चली और इसी लहर में कांग्रेस पार्टी बह गई। आडवाणी जी की इस यात्रा के बाद एक और दौर आया जिससे हम सभी वाकिफ हैं, और ये दौर था 2014 में मोदी लहर। ये वो लहर थी जिसने गुजरात से ही कांग्रेस को खत्म नहीं किया, बल्कि पूरे देश में इस पार्टी की पूरी साख को ही चैलेंज कर दिया। 1995 में बीजेपी ने गुजरात में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। चुनाव आयोग की रिपोर्ट बताती है कि जब कांग्रेस अपने पीक पर थी तब उसके विरोध में 37% वोट बीजेपी को मिले थे। 1990 का दौर वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी क्राइसिस और कन्फ्लिक्ट से जूझ रही थी। इस दौर में गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल का अचानक निधन हो गया। माधव सिंह सोलंकी और जीना भाई दोरजी जैसे लोगों ने इसी समय पर कांग्रेस से पॉलिटिक्स को छोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं कांग्रेस के कुछ ऐसे सीनियर लीडर्स थे जिनकी राजनीति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। इनमें सनत मेहता, प्रबोध रावल जैसे सीनियर लीडर्स थे जिनके दम पर कभी कांग्रेस पार्टी गुजरात में राज किया करती थी। ऐसे में बीजेपी में जनता दल मर्ज हो गया और इसका फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि चुनाव के टाइम पर जो वोट जनता दल और बीजेपी या फिर जनसंघ के बीच में बढ़ जाते थे, उन दोनों का विलय हो गया। अब हम इस पहलू पर आते हैं कि बीजेपी गुजरात में इतनी लोकप्रिय कैसे हो गई।
अगर हम इसकी पहली वजह बताएं तो सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी ने अपने ग्राउंड नेटवर्क को बहुत ज्यादा मजबूत करने पर फोकस किया और 80 और 90 के दशक में बीजेपी ने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जिनका असर देशव्यापी था। इनमें अगर दो मुद्दों की बात करें तो पहला मुद्दा तो था राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसका एक रिजल्ट ये भी है कि राम मंदिर अब बन रहा है। दूसरा मुद्दा ये कि ब्राह्मण और बनियों की पार्टी समझे जाने वाली बीजेपी ने अपनी पार्टी में तथाकथित रूप से पिछड़े लोगों को भी काफी जगह दी और इस चीज ने बाकी के पिछड़े वर्गों को बीजेपी की तरफ काफी अट्रैक्ट किया। अब हम इस सवाल पर आते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में आखिर डिफरेंस क्या है, जिसकी वजह से गुजरात की जनता पिछले 30 सालों से कांग्रेस को मौका ही नहीं दे रही है। तो गुजरात में सबसे पहले चुनाव हुए 1960 में और यहाँ पर कांग्रेस को 112 सीटें मिली थी। उसके बाद 1960 से लेकर 1975 तक कांग्रेस का एक छत्र राज्य रहा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी में सीएम लगातार बदलते रहे। इसकी वजह से गुजरात में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक चैलेंज बन गई। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं और वहां से गुजरात में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, क्योंकि पूरे 13 सालों तक वो इस पद पर बने रहे और उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर कई डेवलपमेंट के काम कराए। नरेंद्र मोदी के 13 सालों तक सत्ता में रहने की वजह से बीजेपी गुजरात में और भी ज्यादा मजबूत हुई और एक ताकतवर पार्टी बनकर उभरी और इसी का नतीजा है ये चुनाव, जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को बहुत ही आसानी से हरा दिया। कई सारे एक्सपर्ट्स मोदी और शाह के कॉम्बो को भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चुनाव में 42 मौजूदा विधायकों को अमित शाह ने टिकट ही नहीं दिया था और इन लोगों में कोई छोटे मोटे विधायक शामिल नहीं थे। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे लोग शामिल थे जो कभी भी पार्टी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकते थे। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी के काडर के स्तर पर इतनी मजबूत है कि कोई बड़ा बवाल नहीं मचा और चुनाव आसानी से लड़ा जा सका। ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है कि कई विधायकों ने कहा कि उनके टिकट कट जाने का उन्हें दुख तो है, लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो मोदी और शाह के खिलाफ नहीं जा सकते। और ये तो आपको पता ही है कि इस समय पूरे देश में बीजेपी के पास मोदी ही वो चेहरा है जिससे कोई भी चुनाव जीत सकता है, मतलब कोई भी। साल 2001 में गुजरात के कच्छ में एक भूकंप आया। इस भूकंप ने गुजरात को बदल कर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कच्छ में जो हालात पैदा हुए थे उनसे वो कभी उबर भी पाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज और उनके कई कार्यक्रमों ने इस जगह का नक्शा ही बदल दिया। कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है जिसने बीजेपी को गुजरात में मौका दिया। और आपको बता दें कि कच्छ में जो काम किया गया उसे ही हम गुजरात मॉडल के नाम से पूरे देश भर में जानते हैं। अब अगर हम इस बार के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने न सिर्फ जातिवादी समीकरण को ध्यान में रखा, बल्कि युवा वोटरों और महिलाओं के लिए भी कई ऐसे वादे किए जिन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के फेवर में काम किया। इस बार के चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें भाजपा ने पाटीदार और ओबीसी समुदाय को देकर जातिगत समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की है। भाजपा ने ओबीसी को 59 सीटें, पाटीदारों को 45 सीटें, अनुसूचित जाति को 13 और अनुसूचित जनजाति को 27 सीटें दी, जबकि 14 ब्राह्मणों, 13 क्षत्रियों और 4 जैन समुदायों के नेताओं को भी टिकट दी गई। इस बार बीजेपी ने 14 महिलाओं को टिकट दिया और 35 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिनकी उम्र 50 साल से कम है। और हमारे देश की राजनीति में 50 साल से कम लोग वैसे भी युवा ही माने जाते हैं। पुराने विधायकों की टिकट कटने से और नए उम्मीदवारों को मौका मिलने से इस बार ऐसा होगा कि बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कम हो जाएगा, जो कभी कांग्रेस के साथ हो रहा था। ये तो हो गई पहली बात कि कैसे बीजेपी की मजबूती ने उसको चुनाव जिताया। और अब इस पर आते हैं कि कैसे विपक्षी कमजोरी ने चुनाव जीतने में बीजेपी की मदद की। अब अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरीखी राजनीति गुजरात में करने की कोशिश की। इन्होंने युवाओं और जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो उठाए, लेकिन वो इन मुद्दों की हवा नहीं बना पाए। और दूसरी एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। तो ये पार्टी इस राज्य में लोगों के बीच भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। और एक बड़ी वजह यह भी है कि पार्टी बहुत नई है और गुजरात में एक नई पार्टी का सर्वाइव करना काफी मुश्किल काम है। बाकी कांग्रेस के खिलाफ तो बीजेपी पहले से ही हमलावर रही है और उन्होंने पिछले 5 से 7 सालों के दरमियान कांग्रेस को उठने का मौका ही नहीं दिया। बाकी कांग्रेस ने जिग्नेश मेवाड़ी जैसे युवा नेताओं को मौका देकर भी अपनी साख बचाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पार्टी को काडर के स्तर पर मजबूत करने के लिए देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इन सभी तरकीबों ने कोई असर नहीं दिखाया। और यही वजह है कि आज फिर से बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।